नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेस वार्ता को लेकर जिला पंचायत सदस्य लालमन त्रिपाठी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। लालमन त्रिपाठी ने कहा कि योजना मंडल समिति का गठन जिला पंचायत चुनाव होने से लेकर आज तक नहीं किया गया, जो कि महत्वपूर्ण विषय। साथ ही भाजपा के शासनकाल में उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य की उपेक्षा की बात कही एवं पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपनी राय रखी। वहीं भाजपा की तरफ से संपूर्ण जानकारी साझा की गई। रेवा जिले के गत 2 वर्षों की जानकारी। संदीपनी विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। 66 स्मार्ट क्लास व 6 अटल टिकरिक लैब का कार्य पूर्ण किया गया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला अस्पताल रीवा में 100 सीटर मात्र शिशु अस्पताल व नया ओपीडी भवन। मात्र मृत्यु दर में कमी 187 प्रति लाख। शिशु मृत्यु दर में कमी 142 प्रति लाख। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से 34 अति गंभीर मरीजों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग पालना नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखने के लिए जिले में 5 पालना स्थल स्थापित। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण एडीपी योजना अंतर्गत वितरित सहायक उपकरण। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा 1000 उपकरण वितरित किए गए। पीएम स्वनिधि योजना 2.0 शहरी पीएम स्ट्रीट वेंडर में 31,815 एवं पथ विक्रेताओं को आजीविका उन्नयन हेतु ऋण। जिला रोजगार कॉलरी युवा संगम जॉब फेयर। गत 2 वर्षों में 7,882 युवाओं को रोजगार दिया गया। राजस्व प्रकरणों के संबंध में जानकारी। राजस्व प्रकरणों का निराकरण एवं रास्ता विवाद तथा पुरानी प्रकरण निराकृत किए गए। राजस्व रिकॉर्ड हेतु नया मॉडल रिकॉर्ड रूम राशि 189 करोड़ से तैयार कर डिजिटाइजेशन किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना अंतर्गत 675 ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूर्ण कर 26,055 लोगों को स्वामित्व अधिकार अभिलेख जारी। कृषि विभाग प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती में 2000 कृषकों को क्लस्टर आधार पर जोड़ा गया। श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं न्यूज श्रेय टीवी पत्रकार अविनाश चतुर्वेदी। आज हम पहुंचे हैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड 15 के माननीय लालमन त्रिपाठी जी के समक्ष। त्रिपाठी जी, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल आज रीवा में हैं और भाजपा के शासनकाल के दौरान की गई योजनाओं को प्रकाशित करने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। योजना मंडल समिति को लेकर गठन नहीं किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये है कि योजना मंडल समिति का चूंकि हर वर्ष जिला पंचायतों में गठन हो रहा। इस बार हम लगभग मान चलिए हम लोग लगातार आवाज उठाए। भोपाल में भी माननीय प्रभारी मंत्री और पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी से बात करी। हम लोग उठाए, सारे सदस्य लोग रियम भी आए थे। उन्होंने योजना मंडल समिति गठन ली है, जो कि गठन नहीं हुआ था। इसके बाद उसको हम लोग हमने विरोध भी किया, बात भी किया तो भाई योजना मंडल समिति गठन नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया करीब 7-8 महीने पहले कि हाँ योजना मंडल गठन करा जाए। आज तक गठन नियम नहीं हुआ है। हम ये कहते हैं माननीय पंचायत मंत्री भाई माननीय प्रहलाद पटेल जी बहुत कदवार मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। राज्य में ये लगा कि चलो ये ग्रामीण पंचायत मंत्री है तो चलो इनके रहते हुए मेरे यहाँ मध्य प्रदेश का पंचायत का विकास होगा, ग्रामीण विकास होगा। पंचायतों में जो सदस्यों का अधिकार मिलेगा। तो लगा लीजिए अब आज तक योजना मंडल समिति गठन नहीं हुआ रिया में। हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए कितने ज्ञापन दिए। पंचायत मंत्री इसमें कभी इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इनका केवल माननीय प्रहलाद पटेल के ये केवल झूठा इनका शासन रहता है। मौके में ग्रामीण विकास में बहुत कम विकास हो रहा है। आप यूपी चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए और प्रदेश में चले जाइए, वहां पंचायतों में विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जो है विकास ग्रामीण नहीं हो रहा है। आप बताइए माननीय प्रहलाद पटेल जी कोई बात को समझदार है, इसके बावजूद उन्होंने पंचायतों में जिला पंचायतों के अंदर चाहे वो घोर उन्होंने ये बात को हम ये कह सकते हैं कि मतलब घोर आप जो है मेरे जिला पंचायत सदस्य आप निर्णय कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पंचायत में जो है योजना मंडल समिति गठन नहीं की है। जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद सदस्यों की अपेक्षा भाजपा शासनकाल में सदस्यों की जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना? सही है। ये लगातार जिला पंचायत सदस्यों का चुन के गए हैं से भाई एक जिला पंचायत जहां जाता है 70-80 हजार वोट से मतलब वार्ड उसका होता है कम से कम लगभग।
25, 30, 35 वार्ड होते हैं, वो ग्राम पंचायतें होती हैं, वहाँ चुन के जाता है। जब जाता है वहाँ तो उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता है, न उसके पास कोई फंड रहता है कि चलो अपने क्षेत्र में इतना बड़ा विकास कर देंगे। 8-10 लाख के उस पर उसको फंड नहीं है, और ना उसके कोई शासन कैसे उसके कोई ऐसे आपके फंड दिया जाता है कि जो क्षेत्र में वो काम कर सके, उसके कोई अधिकार नहीं है। ऐसे जनपद सदस्यों का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे ग्राम पंचायत सदस्यों का अधिकार नहीं है। ये सरकार मिला के ग्राम पंचायत में जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्य और पंचायत सदस्यों साथे लगभग मान चलिए कि उसके खिलाफ कभी ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग उठाते बार कभी ध्यान नहीं दे रहे कि इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। भाजपा शासनकाल में ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों को लेकर आपकी क्या राय है? भारतीय में विकास तो खैर इन्होंने खत्म कर दिया, ग्रामीण विकास लगभग मान चलिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास तो लगभग बहुत खत्म कर दिया। 1994 जो आपके महात्मा गांधी जो सपना था, जो 1993 चुनावी पंचायती एक्ट बना था कि पंचायतों का अधिकार होगा, जिला पंचायत को अधिकार होगा, जनपद को अधिकार होगा, अब अधिकार नहीं है। लगा लिए आज, पहले ये पावर था कि जिला पंचायत सीओ का जो होता था तो उसके जो आपके लगभग मान चलिए उसके बारे में पावर जिला पंचायत अध्यक्ष होता था, उसके वेरिफिकेशन सब कुछ लिखने का पावर होता था जिला पंचायत अध्यक्ष का, ऐसे जनपद अध्यक्ष था। अब ना जिला पंचायत पावर रह गया ना जनपद अध्यक्ष पास पावर रह गया, तो जब उनके पास जिला पंचायत सदस्यों जनपद सदस्यों क्या रहेगा? पंचायत पूरा लगभग प्रशासनिक अधिकारी को अधिकार दे चुके हैं कि जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं जिला पंचायत जनपद सदस्यों उनको कोई अधिकार नहीं रह गया है। केवल झूठी घोषणाएं हैं और केवल दिखावा है ये सरकार की दिवाली में। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों को लेकर ग्रामीणों द्वारा भ्रष्टाचार को आगे रखकर आवाज उठाई जाती है, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना? नहीं, देखिए सही है, ग्राम पंचायत जो ग्रामीण लोग पंचायतों में भ्रष्टाचार के मुद्दा उठाते हैं, पहले नंबर एक तो ये है जो उठाते हैं उसकी उनकी बराबर लगातार शिकायत करते हैं। लगभग यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके जो है उनका सहयोग नहीं मिलता है। लगातार उन्होंने जनपद में जिला पंचायत में कलेक्टर मान देते हैं वेतन, जांच नहीं हो पाती, जांच भी लीक पोती करते हैं और निष्पक्ष जांच नहीं होती है। और जो एक और गड़बड़ी है यहाँ ऑडिट, यहाँ जो CCDI जो इंजीनियर होते हैं, जो पंचायत विभाग के सक्षम अधिकारी होते हैं, वो उन्होंने लगभग अधिकांश मौके में तो कार्य लगभग हम अगर निष्पक्ष जांच हो तो मौके में बहुत सारे काम नहीं पाए जाते पंचायतों में, वो फर्जी CC जारी कर देते हैं, फर्जी ऑडिट हो जाती है। हम तो ये मांग करते सरकार की भाई ऑडिट करने के पहले वो मौके में आप 5 दलीय या 7 दलीय कमेटी गठित करिए, आप उस कमेटी जांच हो जाए, इस चीज के बाद ऑडिट करिए आप कि वहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, गुणवत्ता विहीन है कि नहीं है, गुणवत्ता से है कि गुणवत्ता विहीन है, मतलब तो कुल मिला कि इसमें जांच हो फिर ऑडिट हो। मतलब आपका कहने का ये अर्थ है कि सत्यता के साथ परख करके आप उसको जांच में रखिए और भ्रष्टाचार युक्त अगर कोई कार्य किया गया है किसी प्रतिनिधि द्वारा या पंचायत सचिव द्वारा तो उसको उस हिसाब से वैल्यूएशन करके उसका भाई हाँ जैसे मान चलिए जनप्रतिनिधि जो होता है चुन किया जाता है और वो पहले बुलेटिन दिखाएगा बड़ा ईमानदार है, बड़ा जुझारू है, बड़ा निर्भीक है, समाज सेवी है, चुनने के बाद वो बताइए आप शपथ भी लेता है, इसके बाद भी भ्रष्टाचार को रोक रखता है। हम जनप्रतिनिधि निवेदन करते हैं कि आप ईमानदारी से काम करें और मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ सारे लोग अच्छा कार्य करें। और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भाई मैं कहता हूँ कि आप सहयोग करें, सरकार भी सहयोग करे, जनप्रतिनिधि का अच्छा विकास हो। जब विकास होगा तो गांव का विकास होगा, आने वाले पूरे क्षेत्र विकास हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र बढ़ेगा, शिक्षा रोजगार सब बढ़ेगा। यही हम सरकार से वही मांग करते हैं। जी धन्यवाद पाटिल। हाँ, ताकि यदि कोई घेरे पर रह गया है तो वो पत्रकार मित्रों के माध्यम से हो, सामान्य जन के माध्यम से हो, वो सरकार तक पहुंचे। सम्मान का लोकतंत्र में इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों को माना गया है और
फिर जो लोग इसमें नयापन ढूंढते हैं कि उनकी समस्या है, जो अपने श्रेय को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को जरूर तकलीफ होती है, लेकिन जो जनहित के कार्य पसंद करने वाले लोग हैं, वो इस संवाद को बेहतर मानते हैं, ताकि आपको भी मूल्यांकन करने का मौका मिलता है, सरकार को कसौटी पर कसने का मौका मिलता है। और इसलिए 2 वर्षों में जो हमने रीवा में किया, उन्हें मैं जरूर कहूंगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, और इसलिए उनके कौशल का, उनकी शिक्षा, तो वो वहां तक सड़क पहुंचेगी। मैं नरसिंहपुर का उदाहरण देता हूं, तो राज्य में सबसे महंगी सड़क बनी है, उसमें 32 करोड़ रुपए लगा है। एक गांव ही जुड़ा है सेरियाओं का, जो उसको छिंदवाड़ा से जाना आना पड़ता था, छिंदवाड़ा बॉर्डर से। ये उसकी सफलता है। देश में पहला मकान हमने 23 दिन के भीतर बनाया, दूसरा 31 दिन के भीतर बनाया, और वो शिवपुरी में बना, दूसरा छिंदवाड़ा में बना। तो हम लोग आज हम भारत में नंबर 1। तीसरी बात होती है कि हमेशा जनगणना अभियान की चर्चा होती है। पहली बार हमने सितरी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। जितने भी तालाब बने हैं, ये आपका भी अनुभव है, आप भी समाचार दिखाते थे, लेकिन कोई भी साइट सिलेक्शन का विवाद इस वर्ष आपको नहीं आया होगा। जितने भी सरोवर बने, उन सरोवर में आज भी पानी है। हमने 6 महीने बाद फिर से उसकी वीडियोग्राफी कराई है, ताकि हम सितरी सॉफ्टवेयर की उस प्रमाणिकता को साबित कर सकें। जब प्रारंभ हुआ था और जब उसके बाद आवास प्लस बना, तो 27 लाख परिवार चुके थे। इस साल रिकॉर्ड 11,60,000 मकान बन रहे हैं। अब बचे हुए 7.5 लाख अगली साल और बनेंगे इन 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास के लिए। और अभी जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट आया, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। उनका फोकस एरिया देखिए कि 17,000 का सप्लीमेंट्री बजट है, जिसमें 4200 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के लिए, हमारी जो मैचिंग ग्रांट है उसके लिए, ताकि वो 11,60,000 मकान पूरे हो सके। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास में जो कौशल का काम हुआ है, समूहों में जो लखपति दीदी बनी है, उनने अपने देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। और प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप यदि हमारी अर्थव्यवस्था अगले पायदान पर जाएगी, तो उसमें समूहों का योगदान होगा। जन सुविधाओं की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सभी संस्थाएं जो सरकारी तौर पर काम करती हैं, उनका ये उत्तरदायित्व है, और हम उस कर्तव्य का पूरे निर्वहन करते हैं। और उसके साथ हम ये भी तय करते हैं कि जो हमने जनता के लिए किया, समय समय पर हम उन बातों के आपके माध्यम से, और दूसरा जो हमारा चैनल है, वो संगठनात्मक माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करता है। कुछ लोगों को इसमें नयापन दिखता है, लेकिन हमारी मान्यता बड़ी साफ है। माननीय माननीय राजेंद्र सरकार तथा हमारी सभी का आज के इस मंच कार्यक्रम में स्वागत एवं वंदन है। साथ ही साथ हमारे जो पत्रकार साथी हैं उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी 2-3 संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन उनको कैंपस कैसे उपलब्ध कराए, मैं तो संपत्ति का काम है, कोई सरकारी तौर पर नहीं करता, अपने गुंडों के आशीर्वाद से करता हूँ। आज आईजी साहब ने समस्या बताई कि हमारे पास 800 लोग हैं, लेकिन उनको छोड़ने के जो प्रबंध है कि कैसे जेल में रखना समस्या नहीं है, मतलब उसका समाधान नहीं है। हम उनको कैसे रिहेबिलिटेशन करें ताकि वो उससे मुक्त हो पाए, इस पर हमने आज विमर्श किया। उन्होंने पर आपको बधाई। पहली बात तो मेरा सवाल, 2 सवाल आपने हैं। पहला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो रहा, बालाघाट में नक्सली खत्म हो गया, सरकार अब तक नक्सली मारते आई। क्या आपको लगता है 2026 मार्च के अंत में देश में, प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, या शहर में अर्बन नक्सली बढ़ जाएंगे? एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो लोकतंत्र को चुनौती देगा, समानांतर सरकार की कोई मन में मसला रखता है,
पूर्ण रहेगा नहीं। भारत के गृह मंत्री ने जो संकल्प दिया है वो पूरा होगा। स्वास्थ्य का हम तीनों का विचार करके समाज की योजनाएं और उसके क्रियान्वयन की चिंता करेंगे। जब मैं यहाँ प्रभारी मंत्री बनकर आया था तो एक सीरप के नशे की चर्चा मेरे सामने आई थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस पर प्रतिबंध लगाया, हमारे पुलिस प्रशासन ने भी उस पर तेजी से काम करना शुरू किया। नशे के कारोबार में पकड़े गए दोनों में इस्तीफे की मांग की जा रही, क्या करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ साफ शब्दों में कहा है। मैं भी सरकार की तरफ से कहता हूँ सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन उनका कितना संबंध है उसकी बात को कह चुकी है। इसलिए बार बार ये कहना, मुझे लगता है कि परिवार का व्यक्ति हो, सहयोगी हो या कोई भी कानून शुरू करेगा। प्रदेश सरकार में मैं रीवा के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट, अन्य सभी पत्रकार